हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये टॉपिक का 8th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है शो दैट द कंडीशन फॉर द इक्वेशंस। यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए हैं। पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल्स टू a। दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू b। और तीसरी इक्वेशन है 5x प्लस 6y प्लस 7z इज इक्वल टू c। To have a solution is a plus c is equal to twice b. Also solve the equations for a equals to b equals to c equals to -1. तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी की बेसिक जानकारी होना चाहिए कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, सिस्टम के थ्रू सॉल्यूशन कब निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन या बोलो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये सभी बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो आप आसानी से ये टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहां पे क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके पहले नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। तो यहां पे क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये जो तीनों इक्वेशंस है, ये तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन तब मिलता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। देखो क्या लिखा है कंडीशन, a प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस b। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो ही ये इक्वेशंस के थ्रू सॉल्यूशन मिलता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। और वो सॉल्यूशंस क्या है वो हमें एट द लास्ट क्वेश्चन में लिखा है, ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन फॉर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू -1। इसका मतलब ये वैल्यूज के लिए हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है और वो सॉल्यूशन क्या है वो फाइंड आउट करना है, यानी x y z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये गिवन 3 इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे गिवन इक्वेशंस आर। तो ये तीनों इक्वेशंस हमने यहां पे लिख लिए हैं और अब ये तीनों इक्वेशंस को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है। तो ये हम यहां लिख लेंगे अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम पुट करेंगे तो यहां पे 3 टाइप की मैट्रिक्स बनने वाली है। तो ये देखो, ये हम 3 मैट्रिक्स यहां बनाएंगे। पहली मैट्रिक्स रहेंगी दैट इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसमें हमें क्या करना है, तीनों इक्वेशंस में जो x y z के कोएफिशिएंट्स हैं वो हमें यहां पे रखना है। तो ये हम रखेंगे 3 4 5 4 5 6 देन 5 6 7। ये देखिए, ये हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिए। देन दूसरा मैट्रिक्स होता है अननोन मैट्रिक्स, जिसमें हमें x y z जो अननोन है वो हमें यहां पे रखना है। और तीसरा होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स, जिसमें हमें राइट साइड में जो है वो हमें यहां पे लिखना है दैट इज a b c। इस तरह से यहां पे हमने तीनों इक्वेशंस को यहां पे मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिया है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हमने पुटअप किया है तो यहां पे ये तीनों को ये हम तीनों को एक वेरिएबल दे देंगे। जैसे ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे एज अ ए मैट्रिक्स, ये जो लास्ट जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे एज अ बी मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे दैट इज एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये देखिए क्या कहा, हम इसको कहेंगे ए मैट्रिक्स, इसको कहेंगे बी मैट्रिक्स और इसको कहेंगे एक्स मैट्रिक्स। तो ऐसे में यहां पे इक्वेशन क्या मिलता है, देखो a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी, ऐसा इक्वेशन मिलता है। ठीक है, ये a मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर फिलहाल 1 दे दो। तो गिवन 3 इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करने के बाद हमें ये एक ऐसा इक्वेशन मिला है। और अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा था कि ये गिवन 3 इक्वेशन से सॉल्यूशन हमें तब मिलता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। देखो कंडीशन क्या लिखा है, a प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस b। चलो ये कंडीशन के थ्रू यहाँ पे ये तीनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिलते हैं कि नहीं वो हम यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे। ठीक है, हमें ये पहले चेक करना पड़ेगा कि ये कंडीशन यहाँ पे आती है कि नहीं। तो इसके हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे एक ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके जो मैट्रिक्स बनता है वो होता है ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो हम यहां पे बनाएंगे नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को हम सी मैट्रिक्स कहेंगे और ये हमें ए और बी को कंबाइन करके तैयार करना होता है। तो ये देखिए हमने यहां पे लिखा है ये मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर a कॉलन b, इसका मतलब a और b को अब हम कंबाइन करने वाले हैं, इससे हमें ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स c मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे कंबाइन करते हैं। a जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स है, तो ये हम पूरा एज इट इज लिख लेंगे दैट इज 3 4 5 देन 4 5 6 और फिर 5 6 7। तो ये हमने ए मैट्रिक्स लिख लिए और अब यहाँ पे हमें कंबाइन करना है और इसमें बी मैट्रिक्स भी हमें लिखना है। तो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है दैट इज ए बी सी। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सी मैट्रिक्स तैयार कर लिया है जो कि है ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इसका रैंक चेक करेंगे, लेकिन रैंक चेक करने के लिए सबसे पहले इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है।
ठीक है, जब तक आप इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं करते तब तक आप इसका रैंक चेक कर नहीं सकते। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखो, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 नहीं है। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो ये देखिए, यहां पे ये 4, 5, 6, ये जो 3 प्लेस के जो एलिमेंट्स है ये है लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें यहां पे 3 जगह 0 चाहिए। अगर यहां पे तीनों जगह 0 आ गया तो समझ लो फिर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा और फिर हम इसका रैंक चेक कर सकते हैं। और एक बार हमें रैंक पता चली तो फिर हम समझ सकते हैं कि गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमें यहां पे तीनों जगह 0 लेके आना है। तो चलो ये तीनों जगह 0 लेके आएंगे। तो ये 0 लाने के लिए हम यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का अगर यूज करना है तो ये देखिए, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो हमें सेकंड रो में यहां पे और थर्ड रो में यहां पे 0 चाहिए। ठीक है, तो देखो, हमें सेकंड रो में 0 चाहिए तो सेकंड रो के लिए इक्वेशन बनाओ, और थर्ड रो में 0 चाहिए तो थर्ड रो के लिए इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो यहां पे अगर हमें 0 चाहिए तो क्या करो, ये सेकंड रो का कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ करो। ठीक है, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, तो क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां 12 हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे भी 12 हो जाएगा। फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो फिर यहां पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब हम यहां पे ऐसा लिखेंगे 3 ऑफ रो 2 माइनस 4 ऑफ रो 1। देखो, ऐसा इक्वेशन अगर आप इसके थ्रू चलेंगे तो यहां पे 100% 0 आ जाएगा। उसी तरह से यहां पे अगर आपको 0 चाहिए 5 के प्लेस पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन, थर्ड रो का कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ करना पड़ेगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे 15 हो जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे भी 15 हो जाएगा। फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो आसानी से यहां पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा, 3 ऑफ R3 माइनस 5 ऑफ R1, ऐसा करना है। तो आपको आसानी से यहां पे फिर 0 मिल जाएगा। तो चलो, ये इक्वेशंस के थ्रू हम नया मैट्रिक्स बनाएंगे। नया मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स, देखो यहां पे क्या बनता है। तो फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम फर्स्ट रो के लिए कोई इक्वेशन यहां नहीं लिखे हैं, सेकंड रो और थर्ड रो के लिए इक्वेशन लिखे हैं। इसका मतलब हमें सेकंड रो और थर्ड रो में नए एलिमेंट्स मिलेंगे। फर्स्ट रो हमें एज इट इज लिखना है, तो हम लिख लेंगे 3, 4, 5 और ये रहेगा ए। देखो, ये हमने यहां पे इस तरह से फर्स्ट रो एज इट इज लिख लिया है। और अब सेकंड रो में और थर्ड रो में देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले सेकंड रो में, तो आपको क्या करना है, सेकंड रो के एलिमेंट्स ये R2 में पुट करना है, R2 के जगह पे पुट करना है, और उसके रिस्पेक्टिव फर्स्ट रो के एलिमेंट्स R1 के जगह पुट करना है। ठीक है, हम यहां पे रफ कैलकुलेशन भी आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखो 4 यहां पे आया, 3 यहां पे आया, तो ये ऐसा होगा 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 3, ऐसा। तो ये कितना, ये 12 माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ओके, और अब इसके बाद 5 R2 के प्लेस पे, इसका रिस्पेक्टिव 4 R1 के प्लेस पे, तो ये ऐसा 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4, ऐसा। ठीक है, तो ये कितना, 5 3 जा ये 15 माइनस 4 4 जा ये 16, तो 15 माइनस 16, तो ये कितना, ये -1, तो हम लिखेंगे -1। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, और अब देखो 6 जो है वो R2 के प्लेस पे, इसका रिस्पेक्टिव 5 R1 के प्लेस पे, इसका मतलब ये ऐसा 3 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 5, ऐसा। तो इसके थ्रू 4 इंटू 5, आप चाहे तो यहाँ पे कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, देखो 6 3 जा 18 माइनस 5 4 जा 20, तो 18 माइनस 20, तो ये कितना, -2, इस तरह से। ओके, और अब ये जो है B, देखो ये जो B है वो R2 के प्लेस पे और A जो है वो R1 के प्लेस पे, इसका मतलब ये ऐसा 3 इंटू बी माइनस 4 इंटू ए, इसका मतलब ये 3b माइनस 4a, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 3b माइनस ऑफ 4a, देखो ऐसा, इस तरह से। ओके, तो ये सेकंड रो के एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं। और अब थर्ड रो में बिल्कुल इसी तरह से हमें थर्ड रो के लिए भी यहाँ पे आप यहाँ पे रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो थर्ड रो के जो एलिमेंट है, देखो 5 R3 के प्लेस पे और इसका रिस्पेक्टिव 3 R1 के प्लेस पे, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा। देखो 3 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 3, इसका मतलब 15 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज 0। उसके बाद ये 6 R3 के प्लेस पे, इसका रिस्पेक्टिव 4 R1 के प्लेस पे, इसका मतलब ये 3 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 4, इसका मतलब ये कितना, ये 18 माइनस 20। ओके, 18 माइनस 20, इसका मतलब अगेन ये हो जाएगा -2, इस तरह से। ओके, और अब ये 7 R3 के प्लेस पे, इसका रिस्पेक्टिव 5 R1 के प्लेस पे, तो हम इस तरह से बता रहे 3 इंटू 7 माइनस 5 इंटू यहाँ पे 5।
ठीक है, 7 यहाँ पे आया, 5 यहाँ पे आया, इसका मतलब 7 3 जा ये 21 माइनस 5 5 जा 25, तो 21 माइनस 25 इसका मतलब ये हो गया -4। ओके, इस तरह से। और अब C जो है वो R3 के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 3C माइनस यहाँ पे A यहाँ पे आएगा, तो 3C माइनस 5A, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल्स टू 3C माइनस 5 ऑफ A। तो ये इस तरह से थर्ड रो के एलिमेंट, जस्ट अ मिनट, -5 ऑफ A। तो ये देखिए फाइनली एक न्यू मैट्रिक्स यहाँ पे बन चुका है जिसमें सेकंड रो और थर्ड रो के फर्स्ट प्लेस पे 0 आ चुका है। देखो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 आ चुका है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बना है क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हमें 0 करना है। ठीक है, तो ये दो प्लेस पे 0 आ गया। अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए। देखो जहां यहाँ -2 लिखा है ना, हमें यहाँ पे 0 चाहिए, इसका मतलब ये प्लेस पे। तो अगर ये प्लेस पे अगर 0 चाहिए तो कैलकुलेशन किस तरह से रहेगा? देखो थर्ड रो में 0 चाहिए, तो थर्ड रो के लिए इक्वेशन बनाओ। तो थर्ड रो का कैलकुलेशन आप सेकंड रो के साथ करो, फर्स्ट रो के साथ कैलकुलेशन मत करना। अगर आपने फर्स्ट रो के साथ कैलकुलेशन किए तो ये जो 0 है वो हट जाएगा और वहां पे कोई नया नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप R3 का कैलकुलेशन R2 के साथ करो। तो यहाँ पे -2 है, यहाँ 1 है, तो एक काम करो, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके और सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो के साथ सबट्रैक्ट करो, तो आसानी से यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे R3 माइनस ऑफ 2 ऑफ R2, ऐसा। ठीक है, और अब देखो नया मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, न्यू मैट्रिक्स, फर्स्ट रो और सेकंड रो के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, 3 4 5, जस्ट अ मिनट, 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ का एलिमेंट है A, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे A। और सेकंड रो जो है 0 -1 -2, और इधर में 3B माइनस ऑफ 4A, ये भी एज इट इज। लेकिन अब देखो थर्ड रो में नए एलिमेंट आने वाले हैं, तो R3 माइनस 2 ऑफ R2 है, तो क्या करना है, R3 के एलिमेंट आपको यहां रखना है और इसके रिस्पेक्टिव R2 के एलिमेंट्स आपको यहां रखना है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या आएगा, देखो हम यहाँ पे रफ कैलकुलेशन बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये 0 माइनस 0, तो ये तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा, तो यहाँ हम डायरेक्टली 0 लिख लेंगे। यहाँ पे भी 0 आने वाला है, देखो हम आपको रफ में बता रहे हैं। ये -2 यहाँ रखो और -1 यहाँ रखो, इसका मतलब ये ऐसा -2 इंटू -1 ऐसा। ठीक है, तो ये -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0, इसलिए हमने सीधा 0 लिख लिए। और अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो -4 जो है वो R3 के प्लेस पे रखो और इसका रिस्पेक्टिव -2 यहाँ पे रखो, तो क्या हो जाएगा ये -4 -2 इंटू -2 ऐसा। तो ये इनडायरेक्टली -4 प्लस 4, तो ये भी 0 हो जाएगा, देखो ये भी 0 हो गया। और अब लास्ट एलिमेंट क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, ये R3 का ये पूरा एलिमेंट यहाँ रखना है और इसका रिस्पेक्टिव R2 का एलिमेंट यहाँ रखना है। तो ये काफी बड़ा हो सकता है, देखो ऐसा 3C माइनस 5A, ठीक है, -2 यहाँ पे 3B माइनस ऑफ 4A, देखो ऐसा। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार बिल्कुल सही है कि नहीं। तो ये 3C माइनस 5A ये हमने दे दिए, -2 R2 का ये पूरा हमने इसको ब्रैकेट में दे दिए। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा 3C माइनस ऑफ 5A, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6B प्लस ऑफ यहाँ पे 8A, देखो ऐसा। तो यहाँ पे 8A और 5A में सब्सट्रैक्शन करो तो ये बनेगा 3A, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 3A। ओके, और ये -6B और ये -6B तो एज इट इज रखना पड़ेगा, माइनस ऑफ 6B, जस्ट अ मिनट, माइनस ऑफ 6B और ये 3C तो प्लस ऑफ 3C एज इट इज। तो ये देखिए ये हमने इस तरह से एक न्यू मैट्रिक्स यहाँ बना लिए। अब चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? यस, बिल्कुल ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 हो चुके हैं। देखो यहाँ पे 0 चाहिए था, यहाँ पे और यहाँ पे 0 चाहिए था, तो ये तीनों जगह पे 0 आ चुका है। इधर एक एडिशनल एक और 0 आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 3 प्लेस पे हमें 0 चाहिए था क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है। तो फाइनली ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से ये कंफर्म होता है। और अब हम इसका रैंक चेक करेंगे, लेकिन रैंक चेक करते समय आपको यहां पे 2 चीजों का रैंक चेक करना है, एक C मैट्रिक्स का और एक A मैट्रिक्स का, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो हमने आपको कहा था कि ये जो C मैट्रिक्स है ये A और B को कंबाइन करके बना है। देखो ये जो C मैट्रिक्स है इसमें यहां से लेके यहां तक ये A मैट्रिक्स है और यहां से लेके यहां तक ये B मैट्रिक्स है। देखो ये A और B को हमने कंबाइन किए थे तब जाके C मैट्रिक्स बना था। यहां पे ये देखो ये पहला ये A मैट्रिक्स और ये दूसरा B मैट्रिक्स, ठीक है। और अब ये मॉडिफाइड फॉर्म में है तो यहां पे ये A मैट्रिक्स और ये B मैट्रिक्स दोनों
दोनों को हमने कंबाइन करके सी मैट्रिक्स बनाए थे। तो आपको यहां पे दो चीजों का रैंक चेक करना है, पहले तो सी का रैंक चेक करना है और फिर ए का रैंक चेक करना है और देखना है कि दोनों का रैंक सेम है या नहीं। तो यहां से जो ए मैट्रिक्स है वो हम पहले बाहर ले लेते हैं। तो यहां पे हम देखो, जस्ट मिनट, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो ए मैट्रिक्स यहां से बाहर ले रहे। सो हियर यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं, हियर ए मैट्रिक्स। तो यहां पे ए मैट्रिक्स क्या है, उसके एलिमेंट्स है 3 4 5, देन 0 -1 -2 और फिर 0 0 0। ये देखिए, ये है ए मैट्रिक्स। तो अब हम ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स का रैंक चेक करेंगे और देखेंगे उनका रैंक क्या है। तो ए मैट्रिक्स का रैंक क्या है, तो ए मैट्रिक्स का रैंक है 2। रैंक क्या होता है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, कितने नॉन जीरो रो है उसकी जो संख्या है उसी को उसका रैंक कहते हैं। तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें 3 रो है, ठीक है, इसमें 3 रो है। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट रो एक नॉन जीरो रो है, सेकंड रो ये भी एक नॉन जीरो रो है, लेकिन थर्ड रो ये एक जीरो रो है क्योंकि उसमें सभी एलिमेंट जीरो है। इसका मतलब यहां पे ए मैट्रिक्स में 2 नॉन जीरो रो है, ठीक है। ये देखिए, ये नॉन जीरो रो है, हम यहां पे NZ लिख लेंगे, और ये भी नॉन जीरो रो है। यहां पे 2 नॉन जीरो रो है। इसका मतलब ये है कि ए का रैंक हो गया 2, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ये कंफर्म। अब हमें चेक करना है रैंक ऑफ सी। चलो देखते हैं रैंक ऑफ सी क्या आता है। रैंक ऑफ सी, सी मैट्रिक्स का रैंक। तो सी मैट्रिक्स में भी यहां पे 3 रो है। देखो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, और ये तीनों के तीनों नॉन जीरो रो है। देखो, फर्स्ट रो में क्या सभी एलिमेंट जीरो है? नहीं। सेकंड रो में क्या सभी एलिमेंट जीरो है? नहीं। क्या थर्ड रो में सभी एलिमेंट जीरो है? नहीं। थर्ड रो में ये 3 एलिमेंट जीरो है, लेकिन ये एलिमेंट जीरो नहीं है। इसका मतलब यहां पे ये सी में 3 नॉन जीरो रो है। इसका मतलब सी का रैंक हो गया 3। तो हम यहां पे लिख लेंगे रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3। तो ए और सी दोनों का रैंक सेम नहीं है। इसका मतलब ये है, एक का 2 है, दूसरे का 3 है। इसका मतलब ये सिस्टम यहां पे इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब यहां पे कोई भी टाइप का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन आप सी की तरफ आप ध्यान से देखो, सी जो मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स में हमने आपको कहा था, सी मैट्रिक्स में ये जो थर्ड रो है, ये थर्ड रो में पहले 3 एलिमेंट जीरो है, लेकिन ये एलिमेंट जीरो नहीं है। अगर यहां पे मान लो 0 होता, अगर यहां पे 0 होता तो ऐसे में फिर सी का रैंक 2 हो जाता, और ऐसे में फिर ए और सी का रैंक सेम होता और फिर सॉल्यूशन निकलता। क्या कहा? अगर यहां पे 0 होता तो सी का रैंक 2 होता, फिर ए और सी का रैंक सेम होता और फिर सिस्टम कंसिस्टेंट होता और सॉल्यूशन निकलता। इसका मतलब यह है कि यहां पे 0 आएगा तो ही ये पॉसिबल है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, इफ क्या है ये इक्वेशन, 3a हम यहां लिखेंगे 3a माइनस ऑफ 6b प्लस ऑफ 3c इक्वल्स टू 0। इफ अगर यहां पे 0 है, देखो अगर ये 0 होता तो हम यहां लिखे हैं इफ 3a माइनस 6b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो हम यहां पे लिख लेंगे। अब इसका मतलब देखो, 3a माइनस 6b प्लस 3c का मतलब होता है a प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस b। तो हम यहां पे लिख लेंगे दैट इज a प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस b, ऐसा। तो आप कहेंगे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। देखो यहां पे जो -6b है, इसको अगर आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो यहां रफ में बता रहे 3a प्लस 3c इक्वल्स टू 6b। देखो हमने यहां पे शिफ्ट कर दिए, -6b को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो ऐसा बनेगा। और अब ये इक्वेशन को अगर आप यहां पे 3 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा a प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस b, ऐसा बनेगा। देखो ये हम आपको थोड़ा सा रफ में यहां पे बता रहे हैं, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ओके, ये इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं ये फॉर्म में, ठीक है। तो ये फॉर्म में हमने आपको कन्वर्ट करके बता दिए इस तरह से। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0, यानी ही a प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस b। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही c का रैंक 2 हो जाएगा और फिर a और c दोनों का रैंक सेम होके सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख रहे, तो ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेटमेंट में ये लिखा है कि अगर यहां पे 0 आ जाएगा, ठीक है, अगर यहां पे 0 आ जाएगा, इसका मतलब अगर a प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस b अगर हो जाएगा तो ऐसे में ये c का रैंक 2 हो जाएगा। देखो यहां पे लिखा है देन रैंक ऑफ c
इज इक्वल टू 2 एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब अगर यहां a प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस b की कंडीशन मिलती है, इसका मतलब अगर ये इक्वल टू 0 होता है तो ऐसे में c का रैंक 2 हो जाएगा और फिर सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा, नहीं तो इनकंसिस्टेंट रहेगा। ये हमने यहां स्टेटमेंट में लिखा है। एग्जाम में भी जब आप इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये स्टेटमेंट की तरफ आपको ध्यान देना है। ये स्टेटमेंट आपको काफी अच्छे से और मीनिंगफुल स्टेटमेंट लिखना है। तो ये हमने यहां पे लिख लिए हैं कि ये कंडीशन के लिए ही सिस्टम यहां पे कंसिस्टेंट होगा, नहीं तो इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो अब सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा कब और नहीं, ये तो हमने आपको बता दिए, लेकिन क्वेश्चन में आगे देखो क्या लिखा था। क्वेश्चन में आगे लिखा था ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन। अब हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, इसके थ्रू हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके लिए हमें ए बी सी का वैल्यू -1 ऐसा लेके सॉल्व करना है। तो चलो फाइनली अब हम इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये हम यहां पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहां अब हमने एक और एक्स्ट्रा स्टेटमेंट यहां पे लिखा है, दस द सिस्टम हैव सॉल्यूशन अनलेस a प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस b। ठीक है, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तब तक यहां पे सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये हमने यहां स्टेटमेंट में लिख दिया है। ठीक है, और चलो अब यहां पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए a b c का ये वैल्यू यूज करना है, तो हम यहां पे लिख लेंगे एट a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ax इज इक्वल टू b जो हमने इक्वेशंस यहाँ स्टार्टिंग में जो बनाए थे वो फॉर्म लेके हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो a मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स देखो ये नया a मैट्रिक्स है, ये नया b मैट्रिक्स है, और वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलो हम ये यहाँ पे नया a मैट्रिक्स पहले लिख लेंगे। a मैट्रिक्स है दैट इज 3 4 5 0 -1 -2 और 0 0 0। ये हमने न्यू ए मैट्रिक्स यहां पे लिख लिए। और अब एक्स मैट्रिक्स माने अननोन एक्स वाई जेड जो हमें फाइंड आउट करना है। और तीसरा है बी मैट्रिक्स। देखो बी मैट्रिक्स माने ये बी मैट्रिक्स, लेकिन ये लिखते समय यहां पे हमें ए बी सी का वैल्यू पुट करना है। देखो ए बी सी का वैल्यू -1 हमें यहां पे हर जगह पुट करना है और उसके थ्रू यहां पे मैट्रिक्स तैयार करना है। तो ए का वैल्यू यहां आएगा -1, तो हम यहां लिख लेंगे -1। और अब यहां पे भी -1 और यहां पे -1, तब ये हो जाएगा -3 + 4 ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा ओनली 1। और यहां पे ए बी सी का वैल्यू पुट करो तीनों जगह -1 -1 तो ये तीनों पुट करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से ये हमने यहां डायरेक्टली लिख लिए। ओके, और अब हमें ये सिस्टम को सॉल्व करना है। देखते हैं एक्स वाई जेड का क्या वैल्यू मिलता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको रो इनटू कॉलम करना है। ठीक है, फर्स्ट रो इनटू कॉलम करो तो ये ऐसा मिलेगा 3x + 4y + 5z इक्वल्स टू कांस्टेंट है -1। ठीक है, ये हमें पहला इक्वेशन मिला। और अब यहाँ पे देखो सेकंड रो इनटू कॉलम करो तो ये हो जाएगा -y और -2z इक्वल्स टू 1 ऐसा। और फिर थर्ड रो इनटू कॉलम करेंगे तो यहाँ पे 0x 0y 0z इक्वल्स टू 0 ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो इक्वेशंस मिले हैं इसी के थ्रू हमें सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं, क्योंकि इसके पहले इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी हो गया था। तो इसको सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे सबसे पहले जेड का वैल्यू यहाँ पे कोई कंसिडर कर लो। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे लेट जेड इज इक्वल टू के। ठीक है, जेड को कोई भी एक स्केलर कॉन्स्टेंट यहाँ पे दे दो, तो हमने जेड को एज अ के यहाँ पे ले लिए। और अब ये जेड का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो तो हमें वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा -y -2k इक्वल्स टू 1 ऐसा। तो यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये -y को उधर शिफ्ट करो और ये 1 को इधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू दैट इज -1 -2k। तो ये हमने y का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। और अब y और z का वैल्यू इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 में पुट करो तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद क्या होता है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वहां पे जगह कम है तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 3x + 4 y का वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे -1 -2k। ठीक है, +5 इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहाँ पे y और z के जगह हमने ये y और ये z का वैल्यू पुट कर दिए, तो ऐसा इक्वेशन मिला। इसको सॉल्व करो, इसके थ्रू हमें x मिल जाएगा। तो ये क्या होगा 3x, ये 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये -4 -8k और ये +5k, ये -1 इधर लेके आ जाओ +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x, ये -4 और ये 1 में सब्सट्रैक्शन करो और ये दोनों में भी सब्सट्रैक्शन करो, तो ये हो जाएगा -3k -3 इक्वल्स टू 0।
ओके और अब यहां पे ये पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ k, जस्ट अ मिनट, x माइनस ऑफ k माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। और अब k और 1 को उधर शिफ्ट करो तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस k, या फिर बोलो k प्लस 1। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें x यहां पे मिल चुका है। इसका मतलब हमने x y z तीनों यहां पे फाइंड आउट कर लिए हैं। तो फाइनली हमें जो x y z का वैल्यू मिला है वो हमने यहां लिख लिया है, x y z ये है आर द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले जो हमने इसके 7 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।